इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आज के इस वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरी लेनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। काफ़ी सारे डाउट हैं जो आज के इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है, एक वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो दूरी समय ग्राफ पर ढाल क्या होगी? तो बताइए मेरे भाई, सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, तो टाइम कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 2 सेकंड का। मेरे भाई, दूरी कितनी दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है तुम्हारे सामने 10 मीटर की, और आपसे बोला है कि दूरी समय के बीच में ग्राफ पर ढाल क्या होगी। तो मेरे भाई आप बोलेंगे कि सर भाई ठीक है, ये क्या होता है? आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। भाई दूरी बराबर में क्या होता है? चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। तो दूरी कितनी है? 10 मीटर की। समय कितना है? 2 का। तो इसमें इसका भाग देंगे, 5 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सी गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाती है? अगर मेरे भाई आपको थोड़ी बहुत भी साइंस आती है तो आप इस सवाल को 2 सेकंड में कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई कि उनको समीकरण वगैरह नहीं आती। तो मेरे भाई, जिनको समीकरण बनाना भी नहीं आता ना मेरे भाई, साइंस अगर थोड़ी बहुत भी आती है ना, वो बच्चा भी इन सवालों को कर देगा। कैसे मेरे भाई? देखो, यहाँ पर आपको क्या बनाना है? एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे NaHCO3 होता है। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल। मैं तुमसे बोलूं सर सोडियम कार्बोनेट भी बनना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? आप बोलेंगे Na2CO3। तो ये मेरे भाई किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट का होता है। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है SO। क्या दोनों फॉर्मूले में कहीं पर SO काम आया क्या? NO2 कहीं पर काम आया क्या? मेरे भाई CO2 देख लो, इसमें भी CO3 है, इसमें भी CO3 है। मतलब मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मेरे भाई आपके क्या बन जाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा और सोडियम कार्बोनेट भी बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम अड़का फुड़का जो तुक्का है हम यहां पर मार सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को चेक करो। प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब प्रतिरोधकता क्या होती है मेरे भाई? आप बोलेंगे R बराबर में होता है रो L अपॉन में A होता है। ठीक है, R बराबर में क्या होता है? रो L अपॉन में A होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो A है ना, A वो नीचे है। ए कहाँ पर है? नीचे है, यानी कि बटे से नीचे है मेरे भाई ए। तो यहाँ पे मेरे भाई चीज़ें देखो कैसे वर्क करती है। यहाँ पर चीज़ ऐसे वर्क करेगी कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, अगर नीचे की चीज़ बढ़ती है ना, तो ये जो चीज़ है ना ये घट जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्षेत्रफल अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। जबकि पहली लाइन में क्या बोला है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है। जबकि मैं क्या बता रहा हूं मेरे भाई कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगी, जबकि यहां पर बढ़ने की बात हो रही है। इसका मतलब ये तो तुम्हारा गलत हो गया। अब जैसे कि तुम यहां पे देखो, L कहां पर है? ऊपर है। L कहां पर है? ऊपर है। तो ऊपर की चीज ऐसे वर्क करती है कि अगर ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा मेरे भाई। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोधकता भी घटेगी। जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि लंबाई बढ़ने पे घटता है। घटेगा क्यों मेरे भाई? मैं क्या बता रहा हूँ, लंबाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, जबकि यहाँ पर घटने की बात हो रही है। तो ये भी गलत हो गया। चालक के आकार के साथ बदलता है क्या? नहीं बदलता मेरे भाई। राइट आंसर तुम्हारा भी सही है कि केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मैं गारंटी देता हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से हूबहू आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए, नंबर आपके सामने है, इस पीडीएफ को आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद सकते हो और मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है भाई, मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। पौधे में वृहत पोषकों की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? वृहत पोषकों की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? आवश्यकता केवल पुष्पन अवस्था में होती है। क्या मेरे भाई जो वृहत पोषक है उनकी आवश्यकता क्या पुष्पन अवस्था में होती है क्या? वृहत पोषक सूक्ष्म पोषकों से कम महत्वपूर्ण होते हैं क्या? तीसरा है पौधे बिना वृहत पोषकों के भी जीवित रह सकते हैं। और चौथा है उचित वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक मात्रा में वृहत पोषकों की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ और चीज़ ये है कि लगभग 70% क्वेश्चनों में आप ये तुक्का मार सकते हैं कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है ना वही आंसर होता है मेरे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% तुम्हारा तुक्का सही जाके बैठेगा, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 70% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है ना वही आंसर होता है। तो अगर आपको साइंस आती है तो ठीक है, वरना नहीं आती तो आप इसमें ये तुक्का भी मार सकते हैं कि ये सबसे लंबा ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी तो मेरे भाई देखो छोटी सी बात लिखी हुई है कि उचित वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक मात्रा में वृहत पोषकों की आवश्यकता होगी। अगर मान लो तुम ही हो, तुमको मेरे भाई अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी हाइट बढ़ानी है, अच्छा मेरे भाई ठीक है मतलब फिजिकल अच्छा होना चाहिए आपका, तो आपको मेरे भाई अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो सेम काम सभी में है, जानवरों में भी ऐसा ही है, पौधे में भी ऐसा ही है और इंसानों में भी ऐसा है। भाई पौधे की वृद्धि कब होगी, पौधे का विकास कब होगा? जब उसको वृहत पोषकों की आवश्यकता होगी। भाई अच्छे वृहत पोषक तत्व मिलेंगे तो वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा। अगला देखो, कार्बन कई यौगिकों का निर्माण करता है, इसका कारण क्या है? मेरे भाई कार्बन से हम कई सारे यौगिक बना सकते हैं, इसका कारण क्या है? आयनिक क्रिस्टल बनाने की क्षमता है इसमें, उच्च परमाणु द्रव्यमान और बड़ा आकार है इसका, कैटेनेशन और चतु संयोजकता है इसकी, उत्कृष्ट गैसों के साथ अभिक्रियाशीलता है इसकी। तो मेरे भाई कार्बन जो है कई यौगिकों का निर्माण करता है। आपने भी देखा होगा कि कार्बन से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसका कारण क्या है कि कार्बन एक तो कैटेशन है और चतु संयोजकता इसमें होती है। भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो ये किसी के साथ में भी जुड़ के बंध बना लेता है, ठीक है, किसी के साथ में भी ये जुड़ सकता है चारों तरफ से। तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी यौगिक का अणु नहीं है? बताइए कौन सा जो है किसी यौगिक का अणु नहीं है? NH3 मेरे भाई, HCl, CH4 या फिर आपका O3। तो कौन सा किसी यौगिक का अणु नहीं है? आप बोलेंगे O3। O3 क्या होता है मेरे भाई? आपका ओजोन का फॉर्मूला होता है। किसका मेरे भाई? आपका ओजोन का। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताएंगे ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो। कुक्कुट पालन में ब्रॉयलर नस्ल विकसित करने का मुख्य लाभ क्या है? कुक्कुट पालन में ब्रॉयलर, ठीक है, ब्रॉयलर मेरे भाई आपका नस्ल विकसित करने का मुख्य लाभ क्या है? तो आप बोलेंगे उड़ान क्षमता बढ़ाने के लिए, चारे की खपत कम करने और मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बड़े अंडे देने के लिए, बारिश के प्रतिरोधी बनाने के लिए। तो मेरे भाई कुक्कुट पालन में ब्रॉयलर नस्ल विकसित करने का मुख्य लाभ क्या है? एक तो चारे की खपत को कम करना है और मांस के उत्पादन को बढ़ाना है। भाई कुक्कुट हम किस लिए काम में ले रहे हैं? ठीक है, आजकल भाई बहुत सारे लोगों को अंडे चाहिए,
ठीक है। बहुत सारे लोगों को मांस खाते हैं मेरे भाई, ठीक है, मांसाहारी लोग हैं, उनको मेरे भाई मांस भी चाहिए। तो ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये ऐसी नस्ल है जो चारा तो कम खाती है लेकिन मांस ज़्यादा देती है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, बी होगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था Na2CO3, ठीक है मेरे भाई, Na2CO3 होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला, लेकिन ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर आप 3 और लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करना 3 और लगा लेना, Na2CO3 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक ध्वनि की आवृत्ति 1600 हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है, तरंग की चाल बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे मेरे भाई। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ठीक है मेरे भाई, आवृत्ति आपको कितनी दी हुई है, आप बोलेंगे 1600 हर्ट्ज है, और तरंग दैर्घ्य कितनी है मेरे भाई, आप बोलेंगे तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है। तो मेरे भाई आपसे बोला है कि बताओ तरंग की चाल आपकी कितनी होगी। क्या मेरे भाई 320 मीटर पर सेकंड होगी, 8000 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड, या आपका 32 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि देखो चाल बोल रही है ना आपसे, तो चाल बराबर में क्या होता है, एक तो वो फॉर्मूला दूरी बटे समय, लेकिन भाई दूरी बटे समय का फॉर्मूला या नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई मैथ का सवाल तो है नहीं। और दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर दूरी, ना तो दूरी दी हुई है ना आपको समय दिया हुआ है, तो मेरे भाई चाल का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, फ्रीक्वेंसी को गुणा करना पड़ेगा आपके किससे, लैम्बडा से। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 1600 है, और ये लैम्बडा कितना है आपका 0.2 है, तो इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से 0 कट जाएगी, 160 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 320। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। विभज्योतक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे विभज्योतक के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। रिक्तिकाओं की उपस्थिति है इसमें, पतली भित्ति होती है इसकी, सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिका है, रिक्तिकाओं का अभाव है। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे विभज्योतकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सर इसमें रिक्तिकाओं की उपस्थिति नहीं होती, राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लैंगिक जनन के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनता है क्या, क्या ये बात आपकी सही है क्या। फिर आपसे बोला मेरे भाई कि बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए भाई इनमें से कौन सा सही है। तो आप बोलेंगे सर लैंगिक जनन में, ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनाता है, बिल्कुल बनाता है सर। बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सर ये बात भी सही है। तो दोनों बात सही है मेरे भाई, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर असंतुलित बलों के कार्य करने की स्थिति में उत्पन्न त्वरण खाली स्थान की दिशा में होता है। तो बताइए मेरे भाई अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल काम करते हैं तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होती है। क्या घर्षण बल की दिशा में होती है क्या, वस्तु पर कार्यरत बल की दिशा होती है क्या, प्रारंभिक वेग या अधिकतम बल की दिशा में। तो मेरे भाई यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करते हैं तो उस पर जो त्वरण उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल की दिशा में होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सरल स्थायी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सरल स्थायी ऊतक, ठीक है मेरे भाई, सरल स्थायी ऊतक के बारे में आपसे पूछा है। भोजन भंडारण सरल स्थायी ऊतक में होता है क्या। सरल स्थायी ऊतक सामान्यतः जीवित कोशिकाओं से बना होता है क्या। दृढ़ोतक सबसे उपापचयी सरल
सरल स्थायी ऊतक है क्या? यह बाह्य त्वचा के नीचे कुछ परतें बनाता है क्या? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सरल स्थायी ऊतक के संबंध में आपसे बोला है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आप बोलेंगे दृढ़ोतक सबसे उपापचयी सरल स्थायी ऊतक है। ये बात मेरे भाई आपकी पूरी तरीके से गलत है। क्लियर मेरे भाई? तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर मेरे भाई? अगले सवाल को चेक करो। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई आपने देखा होगा, आपने चाहे बाइक चलाई हो, चाहे आपने फोर व्हीलर चलाई हो, ठीक है मेरे भाई, आपने फोर व्हीलर चलाई हो तो आपने देखा होगा कि पीछे के साधनों को देखने के लिए साइड मिरर होते हैं। तो साइड मिरर उत्तल दर्पण के क्यों होते हैं? क्योंकि ये वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है क्या? अधिकांश प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है क्या? आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है क्या? व्यापक दृश्य क्षेत्र बनाता है क्या? तो मेरे भाई जो साइड मिरर होते हैं ना वो उत्तल दर्पण के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक दृश्य क्षेत्र बनाता है। इसका मतलब ये है कि छोटे से दर्पण में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। आपको पता है भाई जब तुम बाइक चला रहे हो तो बाइक का दर्पण कितना सा होता है भाई? छोटा सा होता है, तुम्हारे एक मोबाइल के जितना होता है। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है उतना बड़ा वो कांच होता है। ठीक है मेरे भाई, उत्तल दर्पण होता है साइड मिरर, ठीक है बाइक में। लेकिन इतने से मिरर में आप देख सकते हो पूरे पीछे का पूरा सड़क दिखाई दे जाती है आपको। तो ये व्यापक दृश्य क्षेत्र बनाता है। ठीक है, छोटे से मिरर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित है? तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित है। C3H8 है, C3H4 है, C6H6 है, C2H4 है। तो मेरे भाई कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित है? C3H4। ठीक है मेरे भाई, एल्काइन से कौन सा संबंध रखता है आपका? C3H4। एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक सीधा तार है जिसमें I धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, चालक से उसकी दूरी R है और उस पर मेरे भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो आपका B है। अब आपसे बोला कि अगर दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर चुंबकीय, ठीक है, दूरी को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, यानी कि 1/में दूरी के। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? मेरे भाई दूरी के। अब मैंने अभी बताया था कि जब नीचे की चीज़ को बढ़ाते हैं तो ऊपर की चीज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताया था ना मैंने पिछले सवाल में कि जब नीचे की चीज़ को बढ़ाएंगे तो ऊपर की चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर नीचे की चीज़ को दुगुनी कर रहे हैं तो ऊपर की चीज़ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो B/2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एस्ट्रो का निर्माण खाली स्थान की अभिक्रिया के द्वारा होता है। जो भी तुम्हारे एस्टर हैं उनका जो निर्माण है वो किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? निम्न दाब पर एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा, अम्लीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा, क्षारकीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा, निर्जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल और एल्डिहाइड अभिक्रिया के द्वारा। तो जो एस्टर का अगर आपको निर्माण करना है तो अम्लीय माध्यम में आपके पास में एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर B होगा। किस प्रकार के गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है तथा वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे की ओर होता है? तो मेरे भाई गोलीय दर्पण का अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। सीधी सी बात है मेरे भाई। ठीक है, जिसका जो बाहर का पृष्ठ वो उठा हुआ होता है उसको मेरे भाई उत्तल दर्पण कहते हैं।
बात खत्म भाई, तो सिंपल था। एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, 2 सेकंड के बाद में उसका अंतिम वेग बताओ कितना होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, नीचे की ओर फेंक, एक सेकंड भाई, ठीक है, कॉल आ गया था। देखिए, एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, तो 2 सेकंड के बाद में उसका अंतिम वेग बताओ आपका कितना होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो आप बोलेंगे, आप सभी को पता है कि मेरे भाई v बराबर में क्या होता है, u प्लस में gt होता है, ठीक है, v बराबर में क्या होता है, u प्लस में gt होता है। अब आपसे बोला है कि u, अब देखो जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है आपका 5 है, प्लस में g कितना है मेरे भाई आपका 10 है, और t कितना है, टाइम कितना है 2 सेकंड का। तो 5 प्लस में क्या होगा 10 दूना 20, तो 20 और 5 को जोड़ेंगे 25 आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। v बराबर में क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर v बराबर में आपका होता है u प्लस में gt। तो मेरे भाई प्रारंभिक वेग 5 है, g की वैल्यू 10 है, और टाइम 2 सेकंड है, 10 दूना 20 प्लस में 5 25। अगले क्वेश्चन को चेक करो। यदि एक लड़की a को रस्सी पर चढ़ने में 20 सेकंड और b को 50 सेकंड लगते हैं, दोनों 3200 जूल कार्य करती है, तो उनके प्रदर्शन में अंतर किस भौतिक राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यदि देखो एक सेकंड भाई, ठीक है, तो आपके पास में 2 लड़की हैं, एक तो लड़की ए है, ठीक है, रस्सी पर चढ़ने में 20 सेकंड, और लड़की बी है 50 सेकंड का टाइम लेती है, और दोनों 3200 जूल काम करती है, तो उनके प्रदर्शन में अंतर किस भौतिक राशि के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, उनकी शक्ति के द्वारा, ठीक है भाई, उनमें कितनी पावर है। भाई इसमें पावर कम ज़्यादा है तभी तो 20 सेकंड में चढ़ गई, इसमें पावर कम है तभी तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। रुधिर यानी कि ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि, ठीक है मेरे भाई, जो ब्लड है उसको संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्या कारण है मेरे भाई। तो आप बोलेंगे भाई संयोजी का मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता है और परिवहन करता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं, बात खत्म। अगले सवाल को देखो। पीतल खालिस्तान का उदाहरण है। भाई पीतल तो एक मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातु है, आप बोलेंगे सर पीतल तो एक आपकी मिश्र धातु है, किसकी, तांबा और जिंक की, ठीक है मेरे भाई, किसकी, तांबा और जिंक की मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। अब पीतल किसका उदाहरण है मेरे भाई, आप बोलेंगे पीतल तो सममांगी मिश्रण है। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई। एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी, अरे यार ये बच्चा बार बार कॉल कर रहा है, एक सेकंड भाई, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए आप मेरे को, मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब चेक करो भाई, ठीक है। तो आपसे बोला है कि एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है, उसके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो मेरे भाई देखो, किसी आदमी को HIV संक्रमण क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये तो सबको पता है मेरे भाई, बच्चे को पता है कि HIV की बीमारी क्यों होती है, एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी रखना, ठीक है मेरे भाई, या मुंह मार लिया, फिर वहाँ मुंह मार लिया, फिर दूसरी जगह और मुंह मार लिया, ऐसे मेरे भाई क्या होता है, आपके HIV की बीमारी हो जाती है, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन खालिस्तान है, कोई बताएगा हाइड्रा में मुकुलन क्या है। एक व्रंत पर विकसित होता है, बीजाणुओं के माध्यम से बनता है, जनक के शरीर के अंदर बनता है, ओभार या मुकुल के रूप में वृद्धि करता है। तो मुकुल मेरे भाई क्या है, मुकुल के रूप में ही वृद्धि करेगा। भाई हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक पेड़ है, ठीक है, इसके साइड से छोटे छोटे और पेड़ होने लग जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, तो ये मुकुल के रूप में ही तो वृद्धि करेंगे, ठीक है। जैसा पेड़ ये था, ऐसे छोटे छोटे से पेड़ साइड में से और उगने लग जाएंगे, तो उसको मेरे भाई हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है, तो मुकुल के रूप में वृद्धि करता है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।